नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूसी तेल की डिलीवरी के दावे को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया खारिज। सफाई में कहा, रूसी तेल के जहाज जामनगर की ओर बढ़ रहे हैं वाली रिपोर्ट गलत है। कहा, पिछले 3 हफ्तों से जामनगर रिफाइनरी को रूस से एक भी तेल का जहाज नहीं मिला। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी जनवरी 2026 में रूस से कोई भी कच्चा तेल नहीं खरीदेगी। कंपनी ने साफ कहा है कि पिछले 3 हफ्तों से जामनगर रिफाइनरी को रूस से एक भी तेल का जहाज नहीं मिला और आने वाले महीनों में भी कोई सप्लाई नहीं होने वाली है। रिलायंस ने यह बयान एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में दिया, जिसमें दावा किया गया था कि रूसी तेल के जहाज जामनगर की ओर बढ़ रहे हैं। कंपनी ने इस खबर को पूरी तरह गलत बताया। रिलायंस इससे पहले 20 नवंबर 2025 को ही अपने रूसी तेल का आयात रोकने का ऐलान कर चुकी थी। रिलायंस की सफाई में सवाल, क्या रूस से तेल खरीदना अपराध है? तंज कसे जा रहे हैं ट्रंप जी, मैं नहीं तेल खरीदी हो। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था, भारत ने रूस से तेल कम खरीदा क्योंकि मुझे खुश कर सकें। रिलायंस की सफाई में सवाल उठाए जा रहे हैं। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा का कहना है कि रिलायंस ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने हाल में रूस से तेल खरीदा है, लेकिन रिलायंस इस तरह खंडन क्यों कर रहा है कि मानो रूस से तेल खरीदना अपराध हो? क्या अमेरिकी दबाव का असर है? पत्रकार राकेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप जी, मैं नहीं तेल खरीदी हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लिखित बयान में बताया है कि उसने रूस से तेल नहीं खरीदा है। आखिर ट्रंप जी को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बता दें, रिलायंस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत हाल के महीनों में रूस से तेल की खरीद कम कर रहा है ताकि मुझे खुश कर सके और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर सके। पीएम मोदी पर सुब्रमण्यम स्वामी का हमला ट्रंप का फॉलोअर बताया। स्वामी बोले, मोदी का ये रवैया लोकतंत्र के लिए खतरा। आरएसएस बीजेपी से स्वामी की अपील, मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजी। पीएम मोदी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर बड़ा और विवादित बयान दिया। स्वामी ने कहा है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फॉलोअर बनते जा रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र और बीजेपी दोनों के लिए संभावित खतरा हो सकता है। स्वामी ने एक्स पर लिखा कि आरएसएस और बीजेपी की जनरल बॉडी को इस मुद्दे पर गंभीरता से फैसला लेना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पीएम मोदी को रिटायर किया जाए और उन्हें पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में स्थान दिया जाना चाहिए। बंगाल चुनाव 2026, ममता आगे बीजेपी पीछे, सर्वे में बड़ा खुलासा। वोट वाइब सर्वे में 40% से ज्यादा लोग सरकार से नाराज, फिर भी ममता सबसे पसंदीदा सीएम। लोगों की नजर में बीजेपी की समस्या आपसी कलह और बंगाल संस्कृति को न समझना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले आए ताजा वोट वाइब सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी को साफ बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। टीएमसी को 39.6% वोट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 30% से ज्यादा वोट, यानी मुकाबला कड़ा है। लेकिन इस समय ममता बनर्जी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। 38.3% लोग सरकार के काम को अच्छा मानते हैं और 40% से ज्यादा लोग सरकार से नाराज हैं। फिर भी मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा पसंद ममता बनर्जी हैं। उनको 35% से ज्यादा लोग चाहते हैं सीएम बने। शुभेंदु अधिकारी को 20% से ज्यादा, यानी करीब 21% लोग। वहीं लोगों की नजर में बीजेपी की मुख्य समस्या है आपसी कलह, जिसको 20% लोग मानते हैं। बंगाल की संस्कृति को ना समझना 16% से ज्यादा लोग मानते हैं। राज्य में मजबूत नेता की कमी को 14% से ज्यादा लोग मानते हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू समुदाय के व्यक्ति की हत्या, दुकान चलाते समय हुआ हमला। मणि चक्रवर्ती पर हमला, अस्पताल में मौत। 18 दिन 6 मौतें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 18 दिनों में हिंदू समुदाय के 6ठे व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सोमवार रात मणि चक्रवर्ती, जो एक किराना व्यापारी थे, नरसिंदी जिले के 4 सिंदूर बाजार में अपनी दुकान चला रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में मणि चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। इस हत्या के साथ ही 18 दिनों में हिंदू समुदाय पर हमलों में मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या, महिला के साथ रेप। हिंदू महिला के साथ गैंगरेप, पेड़ से बांधकर बाल काटने जैसी अमानवीय घटना। बांग्लादेश में बढ़ता हिंदू संकट, भारत की चिंता।
बांग्लादेश से एक और दिल दहला देने वाली खबर है। हिंदू व्यापारी और अखबार के कार्यकारी संपादक राणा प्रताप बैरागी की सोमवार शाम गोलियों से हत्या कर थी। वो एक आइस फैक्ट्री के मालिक थे और साथ ही दैनिक मीडिया खबर अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे। हाल के दिनों में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। कालीगंज में एक 40 वर्षीय हिंदू विधवा के साथ गैंगरेप, पेड़ से बांधकर बाल काटने जैसी अमानवीय घटना भी सामने आई है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक हालात में अल्पसंख्यक समुदाय गहरे संकट में है। बांग्लादेश में लगातार हत्याएं, लोकतंत्र पर हमला, बोली बीएचपी। आलोक कुमार बोले, सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं, पूरी दुनिया के मूल्यों पर हमला है। आलोक कुमार ने भारत के मुसलमानों से आवाज उठाने की उम्मीद जताई। बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदू की हत्याओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कड़ा बयान दिया। आलोक कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मूल्यों, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। उन्होंने कहा कि वहां लगातार लोगों की हत्या हो रही है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने भारत के मुसलमानों से भी अपील करते हुए कहा कि मैं भारत के मुसलमानों से उम्मीद करता हूं कि वो इस पर आवाज उठाएं और कार्रवाई करें। आलोक कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी बांग्लादेश में चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसे हमले बढ़ जाते हैं। अंकिता केस के वीआईपी विवाद पर दुष्यंत गौतम ने किया मानहानि केस। दुष्यंत गौतम ने विपक्ष और उर्मिला सनावर पर किया केस। कांग्रेस, आप समेत कई पर मानहानि का केस, बोले छवि खराब हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी विवाद पर अब मामला अदालत पहुंच गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अभिनेत्री उर्मिला सनावर और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुष्यंत गौतम का कहना है कि उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और वीडियो डाले जिनमें उन्हें अंकिता केस के वीआईपी के रूप में पेश किया गया, जो पूरी तरह झूठा और उनकी छवि खराब करने वाला है। जजों को डराना बंद करे सिस्टम, बर्खास्त जज की बहाली के साथ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश। एमपी के एक जिला जज निर्भय सिंह सुलिया को नौकरी से हटाए जाने के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज को अपने विवेक से फैसला करने का पूरा अधिकार है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतंत्र में डर जज के विवेक से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज निर्भय सिंह सुलिया को 2014 में नौकरी से हटाए जाने के फैसले को पलट दिया। उन्हें यह कहकर हटाया गया था कि उन्होंने आबकारी मामलों में जमानत देते समय अपने विवेक का गलत इस्तेमाल किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जिला अदालतें न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। अगर ऊपरी अदालतें उनके अधिकारों में दखल दें और जज डर के माहौल में काम करें तो लोकतंत्र और कानून का शासन दोनों कमजोर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जज को अपने विवेक से फैसला करने का पूरा अधिकार है और उसे डराकर या दबाव में रखकर न्याय नहीं कराया जा सकता। भारत में खेले से बांग्लादेश की टीम को डर है क्या? खुलकर बोले बीसीपी अध्यक्ष। बोले, मौजूदा हालात में हमें अपनी टीम को भारत भेजना सुरक्षित नहीं लगता। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद बढ़ रहा है विवाद। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने खुलकर कहा है कि मौजूदा हालात में हमें अपनी टीम को भारत भेजना सुरक्षित नहीं लगता। ये बयान उन्होंने तब दिया जब बीसीबी ने आईसीसी को औपचारिक पत्र लिखकर अपनी टीम के मैच भारत से बाहर कराने की मांग की है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बीसीसीआई के आदेश पर रिलीज कर दिया गया। इसके बाद ही बांग्लादेश बोर्ड ने कड़ा कदम उठाया। मादुरो के बेटे ने माता पिता की हिरासत पर दिया बयान। बोले, फिर तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। आज वेनेजुएला है, कल कोई भी ऐसा देश हो सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे और सांसद निकोलस मादुरो गुएरा ने अपने माता पिता को अमेरिका की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के देश के राष्ट्रपति के अपहरण को सामान्य बना दिया गया तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आज वेनेजुएला है, कल कोई भी ऐसा देश हो सकता है जो दबाव में झुकने से इनकार करे। मारिया कोरिना मचादो ने की ट्रंप की तारीफ। कहा, नोबेल के असली हकदार 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचादो को मिला था। मचादो ने कहा, ट्रंप के कदमों ने साबित किया कि कार्रवाई मानवता के लिए जरूरी थी। वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो ने अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप की खुलकर तारीफ की। मारिया कोरिना मचादो का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के पूरी तरह हकदार हैं।
खास बात यह है कि साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार खुद मरिया कोरिना मचादो को दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वेनेजुएला संकट को लेकर ट्रंप के कदमों ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की कार्रवाई मानवता के लिए एक बड़ा और जरूरी कदम थी। अपने भविष्य को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने देश वेनेजुएला लौटना चाहती हैं। ईरान में बेकाबू हिंसा, 35 की मौत, 1200 से ज्यादा गिरफ्तार, प्रदर्शन 27 प्रांतों में फैले, हालात गंभीर। ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं, प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका करेगा हस्तक्षेप। ईरान में जारी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात शांत होने के कोई संकेत नहीं है। अमेरिका स्थित संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार इन प्रदर्शनों में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मरने वालों में 29 प्रदर्शनकारी, 4 बच्चे और ईरान की सुरक्षा बलों के 2 जवान शामिल हैं। प्रदर्शन देश के 31 में से 27 प्रांतों और 250 से अधिक इलाकों में फैल चुका है। हिंसा बढ़ने के बीच अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी गहराती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करती है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.